नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपने सखी हाजिर हूँ लेकर दस्तक, जहाँ दिल की बात कलम से कहने के लिए हमारे कलमकार होते हैं हमारे साथ। और आज इस कड़ी में जो साहित्यकार बंधु हमारे साथ बैठे हैं, उनको समाज में रक्तवीर के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी उपलब्धियों पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे आयाम हैं, सामाजिक पहलू हैं, साहित्यिक पहलू हैं, व्यक्तिगत पहलू भी हैं। और बात साहित्य की है, जैसे कि कार्यक्रम ही साहित्य से संबंधित है, तो आप जो है साहित्यिक विधाओं में गज़ल कहते हैं, गीत कहते हैं, कविता कहते हैं, कहानी लिखते हैं, शोध करते हैं, और मैं कहूँगी लेख, आलेख, पत्र पत्रिकाओं में, रचनाओं में उनके जो है रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं, समय समय पर रेडियो पर पढ़ते हैं, टीवी पर उनकी प्रस्तुतियां होती हैं। और इसके अलावा 2 काव्य संग्रह प्रकाशित है, अनेकों संकलनों में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। राष्ट्रीय स्तर की जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उनसे लेकर तमाम राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय सभी पत्रिकाओं में आपका स्थान रहता है, उपस्थिति रहती है। इसके अलावा बात साहित्य की ही करें तो आप, मैं कहती हूँ, कौन सा पक्ष है जिस पर आप अपनी कलम नहीं चलाते। और ये तो रहा साहित्यिक पक्ष। और आप साहित्य के जो अदारे हैं, अनेक संस्थाओं के सदस्य हैं, राष्ट्रीय स्तर के सदस्य हैं, और 1-2 संस्थाओं के आप अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय स्तर की। तो कोई ऐसा मंच नहीं, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मोस्टली जो प्रसिद्ध हमारी संस्थाएं हैं, साहित्यिक जो पूरी तरह संपूर्ण हैं, साहित्य को समर्पित हैं, आप एक साहित्य को समर्पित ऐसे हस्ताक्षर हैं कि आप नवोदित जो लेखक हैं, आर्थिक रूप से विपन्न हैं, अक्षम हैं, उनकी जो है आर्थिक मदद करवाते हैं। क्राउड फंडिंग के ज़रिए जो बालक, जो बच्चे हैं, जो गरीबी के चलते खेल कूद में आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए क्राउड फंडिंग करवाते हैं। और जो हमारे जो साहित्यकार हैं, 9वीं सदी से लेके अब तक जो साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं को ढूंढ ढूंढ कर उन पर शोध कर रहे हैं। यानी 9वीं सदी से लेकर अब तक के जो दिवंगत, यानी कि जो अभी इस समय दुनिया में नहीं है लेकिन लिख कर चल गए हैं, उनका कोई साहित्य प्रकाशन में नहीं आया, किसी के समक्ष नहीं आया है, और बहुत अच्छा लिखा है, तो ढूंढ ढूंढ कर उन पर शोध कार्य कर रहे हैं। और ऐसी और तमाम बातें हैं बहुत सारी जो खुद बताएंगे, क्योंकि मैंने कभी भी कागज़ का इस्तेमाल आज तक नहीं किया है, लेकिन आज करना पड़ रहा है उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए। अनेक संकलनों में आपकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती है। और पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम जी जो है, उनके आवास को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में एक अभियान चल रहा है घोषित करने के लिए, उसमें भी आपका पूरा योगदान है। इसके अलावा उद्घोषक रहे हैं आकाशवाणी पर, और पीजीआई में आपने अपना शरीर जो है डोनेट किया हुआ है। औपचारिक तौर पर आपने सारे कागज़ वगैरह पूर्ति की हुई है, और इस पर भी बात करेंगे। और अब तक 85 बार जो है रक्तदान कर चुके हैं। और इसमें भी एक अभियान है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस अभियान में क्या क्या है, कहाँ कहाँ गए रक्तदान करने, किन लोगों को रक्तदान करने के लिए पहुँचते हैं, तमाम बातें आज उनसे करेंगे। और इतना कुछ है उनके लिए बोलने के लिए, तो बस एक शेर के साथ उनको जो है मैं स्वागत करती हूँ, और नाम भी बताऊंगी, क्योंकि अब तो आप भी उनका नाम सुनने के लिए बेकरार होंगे। तो मैं उनके लिए एक शेर के साथ उनका अभिनंदन करूंगी कि यूं जहाने फानी में इंसान कोई हस्ती नहीं, यूं जहाने फानी में इंसान कोई हस्ती नहीं है, मगर ऐसे भी जिनसे ये नज़र हटती नहीं, और छोड़ देते हैं जहाँ में कुछ बशर यानी कुछ इंसान ऐसे निशान, सदियां जिनके नक्शे पा को चूमते थकती नहीं। जी हाँ, ऐसी ही दमदार शख्सियत, काबिलियत इंसान, काबिलियत समाज सेवक, काबिलियत साहित्यकार आज हमारे साथ हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ वीरेंद्र शर्मा वीर जी की। वीरेंद्र जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। सखी जी, आपने आमंत्रित किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट टीवी की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस काबिल समझा मैं आपके साथ अपने विचार, अपने अनुभव जो है वो साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, मुलाकात हो गई है, इतना कुछ बता दिया है, अब जरा तमाम बातों पर बारीकी से गौर करते हैं, जानते हैं रक्तवीर जी को। तो मैं सीधे सीधे अब उन्हीं से बात करने के लिए जो है मुखातिब हूँ। और वीरेंद्र शर्मा वीर, आप मुझे ये बताइए कि वीरेंद्र शर्मा बड़ा खूबसूरत नाम है, लेकिन वीर
ये वीर आपका जो तखल्लुस है ये कहाँ से आया, किसने दिया? क्योंकि देखिए- आप रक्तवीर तो हैं ही, 85 बार आप रक्तदान कर चुके हैं, रक्तवीर भी हैं, और वीर आपका तखल्लुस है, तो ये वीर कहाँ से आया? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। लगभग 10वीं कक्षा में रहा होऊंगा कि तुकबंदी करना शुरू कर दिया था अपने जो हमारी रफ कॉपियां होती हैं स्कूल की उनमें। फिर बाद में एक पता चला कि लेखक जो हैं वो अपने क्षेत्र का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। तो हमारा जो क्षेत्र है उसका नाम है कोहाला। तो मैंने पहले जो है वो कोहालवी, जैसे साहिर लुधियानवी, होशियारपुरी, इस तरह से जो नाम जोड़ते, तो मैंने कोहालवी नाम से लिखना शुरू कर दिया। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ 2-3 साल के बाद पता चला कि हमारे क्षेत्र से एक कवि हुए हैं जिनका नाम है ज्ञानचंद कोहालवी। तो मुझे फिर बाद में ये लगा कि इनका नाम नहीं रखना चाहिए। फिर मैंने वीरेन के नाम से लिखना शुरू किया, वीरेंद्र शर्मा अच्छा। वीरेन के नाम हाँ, से। मतलब वीरेंद्र तो आगे का वीरेन। वीरेन के नाम से काफी टाइम के लिए लिखा, काफी समय के लिए। कॉलेज में भी वीरेंद्र शर्मा वीरेन के नाम से ही लिखता रहा। फिर जब शादी हो गई तो वाइफ का नाम है रंजू शर्मा। रंजू शर्मा। तब तक जो था, जैसे मैं पंजाब में आ गया था, हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, तो जैसे मैं पंजाब में आ गया तो यहाँ पर वहां पर भाई जी बुलाते हैं, यहाँ पर वीर जी बुलाते हैं। उस समय मुझे भी लगा कि वीरेन कुछ कैची नाम नहीं है। और मुझे जो समय मिल रहा है किसी भी तरह से सामाजिक सरोकारों के लिए, साहित्य के लिए, जो कहीं भी जाना है, कवि सम्मेलन में जाना है तो, या रक्तदान के लिए जाना है, तो उसके पीछे जो रीढ़ है वो तो मेरे अर्धांगिनी है। तो उनका योगदान भी कहीं ना कहीं तो रहना चाहिए। तो वीरेंद्र का वी और रंजू का र लेके वीर बना, और बस तब से फिर यही चल रहा है जी। क्या बात है। और अब तो आप रक्तवीर भी बन चुके हैं, और आपको जो है शहीद जो आर्मी में हुए हैं, शहीद विक्रम बत्रा जी के पिताजी के हाथों बहुत बड़ा शहीदी में बहुत बड़ा नाम है विक्रम बत्रा जी, और उनके पिताजी से आपको जो है रक्तवीर का अवार्ड मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, कि बहुत ही सम्मान की बात है, और एक देश के सैनिक के पिता के हाथों मिलता है तो और भी बड़ी बात है। और चलो अवार्ड पर भी बात करेंगे और बहुत सारी बारीकियों पर बात करेंगे आपके काम पे। तो पहले मुझे ये बताइए कि आपका जो गांव है, आपका जो शहर है, आपका जो जिला है, आपका जो स्टेट है, वो कौन सा है जहां से इतने काबिल बच्चे निकल कर आते हैं? जरा इस पर आपने स्कूल, कॉलेज, घर सबके बारे में थोड़ा सा प्रकाश काबिल तो नहीं कहूँगा। हाँ। इतना जरूर कहूँगा कि मैं मूलतः देवभूमि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूँ, और उसमें भी 51 शक्तिपीठों में एक माँ ज्वालामुखी के प्रांगण में ही समझे, वहां से 6 किलोमीटर दूर एक गांव है अद्धेदी हट्टी, छोटा सा स्टेशन है, उसके पास एक पधियाड़ा गांव है, पाधों का गांव। तो वहां से संबंध रखता हूँ। कौन सा गांव? पधियाड़ा। इसका पाधों मतलब? का गांव। पाधे मतलब जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित, उनको पाधे बोलते हैं हिमाचली में। अच्छा, मतलब पुरोहितों का गांव है इसलिए पधियाड़ा। क्या बात है। तो वहां से संबंध रखता हूँ। साहित्य से परिवार में कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है अभी। पर इतना जरूर मुझे पता चला था कि जो गोत्र हमारा है, मोदगिल गोत्र, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो ऋषि मुदगल, महर्षि मुदगल, उन्होंने गणेश पुराण की रचना की है। अच्छा। तो मैं उस परंपरा से आता हूँ, उस गोत्र परंपरा से आता हूँ। बस इतना जरूर है। वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि हमारे इसमें कोई मोदगिल गोत्र में या हमारे वहाँ से कोई साहित्यकार है। और आपकी स्कूली शिक्षा पधियाड़ा में हुई? गांव में ही जो है वो कोहाला, भड़ोली कोहाला स्कूल का नाम है। 10वीं तक वहां पढ़ाई हुई है। 10+2 एक बहुत प्रसिद्ध नाम है नादौन, वहां पर हुई है। वो जिला हमीरपुर में पड़ता है। हमारा गांव जो है जिला कांगड़ा में पड़ता है। तो 10+2 वहां हुआ है। उसके बाद ग्रेजुएशन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर से हुई है। फिर जो अंतिम उसमें चरण में जब पढ़ाई पूरी की है वो की है मैंने विश्वविद्यालय हिमाचल शिमला से। क्या बात है जी। तो ये तो आपका जो है शिक्षा, आपका लालन पालन, परिवार और माहौल की बात हुई। और भी हम वीरेंद्र शर्मा वीर जी से जानेंगे, उनके साहित्यिक सफ़र पे, उनके व्यक्तिगत सफ़र पर, उनके सामाजिक स्तर पर करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हाजिर हैं। और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वीरेंद्र शर्मा वीर जी से, यानी रक्तवीर के नाम से भी पहचाने जाते हैं समाज में। और उनसे बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो वीरेंद्र जी, वीर जी,
रक्तवीर जी, मुझे नाम भी आपका इतना खूबसूरत है कि आपको पुकारने में भी वीर महसूस होता है। बहुत ही खूबसूरत है। और ये तो रही आपकी शिक्षा की बात, बहुत ही मैं तो कहती हूँ संस्कारित माहौल में, बहुत ही देवभूमि में, और जहाँ माता ज्वाला जी का आशीर्वाद हो, उसकी ज्योति का प्रकाश हो माता जी की, तो उस इलाके से हैं आप। बहुत खूब। और शायद उसी का कारण है कि इतनी रोशनी, इतना उजाला करते हैं आप समाज में। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। और मुझे ये बताइए कि आप गजल कहते हैं, कविता, कहानी, लेख, आलेख सब लिखते हैं, तो गजल भी कहते हैं, तो कविता पहले कही थी या गजल पहले कही थी? तो कविता कही थी। तो किस उम्र में कही थी? उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी? 17 साल शायद। अच्छा क्या 17 साल शायद रही है। और जो एक बच्चों में होता है ना, हाँ। कि अपने अध्यापकों को देख करके या उनकी बात को थोड़ा सा नोट करके नोटबुक के पिछले पन्नों पर लिखना। अच्छा। तो वहां पर कुछ हमारे इकोनॉमिक्स के, मैं +1 में था, इकोनॉमिक्स के हमारे लेक्चरर थे, प्राध्यापक, तो उनके ऊपर शायद हम 2 या 3, मुझे याद है कुलदीप ठाकुर एक लड़का था, 1-2 और थे, तो हम पुराने दोस्त भी याद आ रहे हैं। तो हम तुकांत उनके ऊपर कुछ तुकबंदियां करते होते, तो वहां से शुरुआत हुई थी। अच्छा। और वहीं पर +2 में ही ज्ञानचंद भीमान जी, जिनका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा, इंग्लिश के प्राध्यापक थे। अच्छा। हाँ, हैं, प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं जी। तो उन्होंने मुझे मंच पहली बार जो है वो 1992 में दिया था। तो वहां से ही जो है वो लेखन की फिर शुरुआत हो गई थी, स्कूल की पत्रिका में लिखने की। पहली बार मेरी रचना अजीत समाचार में छपी थी। अच्छा। तो पर उसके बाद थोड़ा सा रहा, अखबारों में प्रकाशित होने लग गए, तो फिर शुरुआत कर देते हैं कविताओं से ही। बात कविताओं की हो रही है तो क्यों ना एक कविता के लिए भी जी हाँ एक कविता सुनाइए। बीच में एक थोड़ा सा जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जैसे कॉलेज में हम लोग गए तो मैडम नलिनी विभा नाजली हैं, बहुत बड़ी शायरा हैं देश की, उनका बरदहस्त रहा। उन्होंने मुझे जो है और प्रेरित किया, तो फिर वो आज तक वो बात चल रही है। आपने कविता का कहा है, आदेश किया है, तो कविता ही, क्योंकि गांव से निकला था, आपने गांव का भी जिक्र किया था, और शहर में आके प्रकृति के गोद से निकल के पत्थरों के शहर में आया था, तो उसी के ऊपर शहर में आकर के पहली रचना हुई थी मेरी 2000 शायद 11 या 12 में ये रचना पूर्ण हुई। और तो मतलब 11-12 में आपकी रचनाओं में परिपक्वता आने लगी। उससे पहले जो रचनाएं थी बालमन की थी। हाँ, बालमन की। स्वागत है। तो चंडीगढ़ में आके ही एक रचना जो लिखी थी, और वो जिसने मुझे आज तक प्रेम दिया देश भर में, बहुत ही फेमस कविता है, बहुत ही प्रचलित है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत कविता से। तो ये कविता का शीर्षक है शहर आ गया। कि जहां हरियाली दिखे कहीं कहीं, जहां हरियाली दिखे कहीं कहीं, और जहां गगनचुंबी इमारतें दिखें कतारों में, जहां इंसानियत का ना हो नामो निशान, जहां बदनीयती दिखे व्यवहारों में, और जहां बस पैसा ही पैसा नजर आए इशारों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया, तो समझ लेना कि शहर आ गया। जहां सीमेंट के महल कठोर दिखें, जहां रिश्ते नाते छिपे दरारों में, जहां माँ बहन बेटी का ना फर्क दिखे, जहां बदनीयती दिखे व्यवहारों में, जहां कूड़े का ढेर नजर आए बस्तियां, जहां कूड़े का ढेर नजर आए बस्तियां, जहां गंदगी बहती दिखे नालों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया। एक और दृश्य शहर का, कि जहां चहूं और भीड़ भड़का हो, जहां चहूं और भीड़ भड़का हो, जहां पैदल चलने को चलना पड़े कतारों में, जहां चहूं और भीड़ भड़का हो, जहां पैदल चलने को लगना पड़े कतारों में, और जहां पल दो पल का चैन ना हो, जहां पल दो पल का चैन ना हो, जहां जीवन छटपटाए कंप्यूटर की तारों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया। और जहां लालच राज करे इशारों में, जहां मान मर्यादा की डोरी टूटी दिखे, और जीवन छटपटाए कंप्यूटर की तारों में, जहां छोटे बड़े का मान ना हो, जहां छोटे बड़े का मान ना हो, जहां जेब कट जाए हर मोड़ पर, और जहां इज्जत नीलाम हो बाजारों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया, तो समझ लेना कि शहर आ गया। और जहां रहन सहन में दम्भ दिखे, जहां रहन सहन में दम्भ दिखे, जहां पशुता नजर आए नाकारों में, और जहां गिरावट दिख जाए संस्कारों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया, तो समझ लेना कि शहर आ गया। और जहां रहने को न छत का सहारा मिले, जहां रहने को ना छत का सहारा मिले, जहां बचपन बिलखे तपती धूप के अंगारों में, और जहां रेल की पटरी खुला शौचालय हो,
जहाँ टूटे फूटे झोंपड़े दिखें गटर और मोहाल के मुहानों में, जहाँ काल ग्रास बनाए मजबूर को जाड़ों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया। क्या बात है। और इसका जो अंतिम बंद है वो मार्मिक है, और उसमें 3 महीने लगे थे मुझे अच्छा समझने में, और कविता आखिरी बंद को 4-6 पंक्तियां जी, कि जहाँ अमीर थाली में छोड़ता दिखे, जहाँ अमीर थाली में छोड़ता दिखे, वाह, जहाँ गरीब भीख मांगे रोटी बाजारों में। ये गांव का दृश्य नहीं है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। शहरों में ही मिलता है। हमारे तो वो गाय कौवा बुजुर्ग पूर्वज और देवी देवताओं को चढ़ाते हैं पहले, बट यहाँ उल्टा है कि जहाँ अमीर थाली में छोड़ता दिखे और जहाँ गरीब भीख मांगे रोटी बाजारों में, जहाँ इज्जत रसूख बस पैसा हो, जहाँ माँ बाप बुढ़ापा काटे वृद्धाश्रम के लाचारों में, और जहाँ गाय खाए कूड़ा कचरा, घूमे गली सड़क मोहल्ले और बाजारों में, और जहाँ बच्चा बेचारा माँ के लाड को तरसे, और कुत्ता शान से बैठे गोदी में घूमे महंगी कारों में, क्या बात तो समझ है, लेना कि शहर आ गया। कुत्ता तो शान से बैठे गोदी में, घूमे महंगी कारों में, तो समझ लेना और बच्चा माँ की गोद को तरसे। बच्चा माँ की क्या गोद को बंद तरसे। है। और जितना समय इसको आखिरी बंद को लिखने में लगा है, उतना ही खूबसूरती से समापन भी किया है वीर जी, और धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत कविता है। तो दोस्तों, देखा आपने गांव और शहर में क्या अंतर है, कितनी खूबसूरती से स्पष्ट किया है वीर जी ने। और आगे बढ़ते हैं, ये आपका साहित्यिक पक्ष भी, को भी बीच बीच में कविताएं भी सुनेंगे आपसे, वो तो हम मौका नहीं चुकेंगे। लेकिन ये बताइए कि आप रक्तवीर हैं, आप 85 बार रक्तदान कर चुके हैं, खूनदान दे चुके हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, और ये मिशन क्या है आपका? हाँ, देखिए 2 चीजें होती हैं कि किसी का भी इंसान का एक पड़ाव रहता है किसी भी दिशा में जाने का, वो रहता है 18 से 21 वर्ष, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जीवन को जो दिशा मिलती है, दशा और दिशा मिलती है। तो कॉलेज में जब जैसे मैंने जिक्र किया, ज्ञानचंद धीमान जी ने साहित्य के लिए, समाज सेवा के लिए थोड़ा सा मंच दिया। डॉक्टर आरसी शर्मा जी कॉलेज में वो एनएसएस के कन्वीनर थे, तो मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस को ज्वाइन किया, यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना। हाँ, जैसे एनसीसी होती है वैसे ही एनएसएस होता है समाज सेवा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया, और खुशकिस्मती कहें कि पहले ही फर्स्ट ईयर में ही मुझे जूनियर होने के बावजूद मुझे जो था, तो घर में काम करते थे सब कुछ, मुश्किल भी नहीं आई, तो पहली बार मुझे यूनिट कैप्टन बना दिया गया। अच्छा। और फिर यूनिट कैप्टन बनाने के बाद जो थोड़ा और निखार आया, प्रेरणा मिली, क्योंकि एक को होता है काम खुद करना, एक है कि अपनी यूनिट से काम करवाना, तो एक लीडरशिप जो है वो डेवलप होनी वहां पर शुरू हो गई। और एनएसएस का ध्यान जो ध्येय है वो है नॉट मी बट यू, मैं नहीं बट यू, मैं नहीं पहले आप। तो वो जो ध्येय है हम उसको लेकर के राष्ट्रीय सेवा योजना में चलते हैं। वहां पर फिर कॉलेज में वो था, तो हमीरपुर कॉलेज में था, हमीरपुर अस्पताल से कई बार लोग आते थे, मरीजों के रिश्तेदार या कोई भी, कि हमें रक्त चाहिए, तो यूनिट कैप्टन होने के नाते मुझे उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता था। एक सूची बना करके कि ए पॉजिटिव कौन है, बी पॉजिटिव कौन है, ओ नेगेटिव कौन है, इन चीजों की समझ आ गई, सूची बनानी शुरू कर दी इतनी बच्चों कम एज में। हाँ, और फिर खुद भी रक्तदान जो है वहीं से करना शुरू किया, और उसके लिए मुझे 2 साल लगातार, क्योंकि उस वक्त एक बार देने के लिए भी लोग डरते थे, और घर वाले भी शायद मना करते हैं। अब वो माहौल नहीं था कि भाई कमजोरी आ जाएगी, तो हाँ, कई भ्रांतियां होती हैं। चोरी छिपे रक्तदान दिया जाता था, कई लोग करते थे। नहीं, घर में नहीं बताते, घर में नहीं बताते थे। तो मैंने उस समय पर आपने भी नहीं बताया? नहीं, बताते थे। आने के बाद ही, क्योंकि इंस्टेंट होती हैं चीजें, तो मैंने 1 साल में 4 बार 2 बार लगातार ब्लड उस वक्त दिया, और उसके लिए मुझे जो है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, बेस्ट ब्लड डोनर ऑफ द स्टेट। 2 साल लगातार वो सम्मान मुझे मिलता रहा। वहीं से वो एक ललक जगी, और फिर वो चलता रहा, बीच में थोड़ा सा गैप भी आया, पर चलता रहा। फिर चंडीगढ़ में आकर के, और चंडीगढ़ में आने के बाद क्या हुआ, इस पर भी बड़े तसल्ली से हम बात करेंगे। लेकिन आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिंदगी में आप समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस छोटे से जीवन में हम कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमारे होने के बाद भी और हमारे जाने के बाद भी हमारे काम से हमें जाना जा सके। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं जो साझा कर रहे हैं अपने अनुभव। बढ़ाते हैं बातों का सिलसिला आगे। तो वीरेंद्र जी, आपको वहाँ से प्रेरणा मिली रक्तदान की, और वहाँ से शुरुआत हुई, फिर मुख्यमंत्री जी के हाथों आपको सम्मानित भी किया गया। बहुत खूब। और इस वक्त आप एक
अभियान लेके चल रहे हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये क्या है? कश्मीर टू कन्याकुमारी रक्तदान जागरूकता अभियान बेसिकली मेरा नहीं है। रणदीप दत्ता जी हैं, चंडीगढ़ ट्राई सिटी के ही एक बहुत बड़े ब्लड डोनर है, सेंचुरियन ब्लड डोनर। उनका वो है। मेरी उनसे मुलाकात मंडी में 2014 या 15 में हुई थी। अच्छा। तो तब से दोस्ती है और लगभग हम हर मंच पे कोशिश करते हैं कि एक इकट्ठे जाकर के हम रक्तदान करें, या फिर प्लेटलेट्स डोनेट करें, प्लाज्मा डोनेट करें, या फिर लोगों को किसी अगर ब्लड कैंप लगा है तो वहां पर जाकर हम लोगों को जो है ब्लड रक्तदान के लिए मोटिवेट करें। तो इसी अभियान में जो था वो मैंने अपनी बॉडी भी जो है वो प्लेज कर दी है, पूरी बॉडी ऑर्गन्स प्लेज कर दिए हैं पीजीआई में जी। ताकि। और क्या सोच कर किया आपने, मतलब क्या ख्याल आता है? मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहती, जो हम बॉडी डोनेट करते हैं तो इसकी क्या क्या सोच है आपकी इसके पीछे? देखिए, मेरे दादाजी की मैं उंगली पकड़ के बचपन में चलता था। हालांकि छोटी उम्र में ही था जब उनका देहांत हो गया, पर उनकी एक कुछ वाक्य हैं जो मुझे अभी भी याद रहते हैं और उनको ही लेकर चलता हूँ। उनका एक वाक्य था कि इंसान मरने के बाद बहुत जल्दी मर जाता है अगर उसके कर्म बड़े ना हो। रावण बुरे कर्म किए, आज तक जिंदा है। राम ने बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए वो आज तक जिंदा हैं। अपने अपने व्यवहार को लेकर के एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। अब हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहीं से क्योंकि मैं समाज सेवा में जुड़ा था, तो उन विभूतियों के तो हम चरण की धूली के बराबर नहीं हो सकते। पर एक विचार जो दादाजी ने दिया था, मेरे मन में यही आया कि मरने के बाद हमें चंद पल भी नहीं रखा जाएगा, जला दिया जाएगा, हम राख हो जाएंगे। तो मरने के बाद जितना लंबा समय हम जी सकें वो कैसे संभव है? या तो साहित्य में रच रहा हूं तो उसके जरिए वो पढ़ेगा कोई तब ना। तो दूसरा कारण ये है कि अगर समाज सेवा में हूँ, मेरा बॉडी ऑर्गन, किसी का आंख, किसी को दिल, किसी की टांग अगर किसी के शरीर में रोपित हो जाएगी, किडनी हो गया, लीवर हो गया, कुछ भी अगर वो किसी के शरीर में रोपित होगी, उसको नया जीवन मिल गया, तो जब तक वो जिंदा है उसमें आप जिंदा रहेंगे। जब तक वो जिंदा है तब तक मैं जिंदा रहने वाला हूं। क्या बात है, क्या बात तो है। यही सोच लेकर के जो है वो बॉडी प्लेज कर दिया है। और जब कभी वो अंतिम क्षण आएंगे तो जो है वो पीजीआई में वो क्षण इतनी जल्दी नहीं आने वाली वीर जी। और बात अगर हम करें तो आप जब जाते हैं रक्तदान करने, कन्याकुमारी तक जाते हैं? मैं तो नहीं गया, वो बत्ता जी जाते हैं। मैं तो नॉर्थ इंडिया में, मैं शिरडी गया हूँ। शिरडी गया हूँ। मेरा 75वीं बार था, उनका 150वीं बार था। अच्छा, तो खुद के खर्चे पे है कि खुद के खर्चे पर? खुद के खर्चे पर। ये बहुत बड़ी बात है, वरना कोई ये भी सोच सकता है कि भाई हम रक्तदान देने जा रहे हैं तो कोई हमें आय व्यय करे, हमें परिवहन का हमारा दे, लेकिन इस सोच के साथ भी जा रहे हैं वो दान नहीं है। बहुत खूबसूरत, मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपके मुखारबिंद से बात कहलवाना चाहती थी। जब हम दान देने जाते हैं तो हमें नियम, शर्तें, कानून नहीं बनाने चाहिए। अपने समर्पण के साथ हमें समर्पित होना होता है अपने काम के लिए और अपनी भावना के साथ। और ये तो रहा एक पक्ष। अब मुझे एक बात का और पता चला है कि आप पहाड़ी बाबा काशीराम जी गांधी जिनको नाम से जानते हैं, तो उनको जो है, उनको राष्ट्रीय धरोहर, जो उनका घर, हाँ, उनके घर को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करवाने के लिए उस अभियान में भी आप शामिल हैं। ये क्या चीज है? पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, देखिए दो चीजें हैं। एक तो वो क्रांतिकारी रहे। वो देश में 3 ही गांधी हुए हैं, सीमांत गांधी, महात्मा गांधी और पहाड़ी गांधी। अच्छा जी। पहाड़ी गांधी की उपाधि पहले देश के जो प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 1937 में गढ़दीवाला होशियारपुर में दी थी महात्मा गांधी, इनको पहाड़ी गांधी जी को, कांशीराम जी को। वो भी क्योंकि वो गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्हीं की नीतियों पर वो उस वक्त जो थे वो स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगाए हुए थे अपने क्षेत्र में। दूसरा, वो साहित्यकार भी थे जी। तो मेरे लिए तो दोनों चीजें जो थी वो बहुत प्रेरणा देने वाली थी, प्रेरक थी। हिमाचल सरकार उनके लिए जो है उनकी जयंती जो है मनाती है राज्य स्तर पर, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जयंती जी। तो एक दिन तो वो हो गया। बचपन में 3री या 4थी कक्षा में हम एक निबंध लगा था पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का, तो वो एक ना चेहरा सा थोड़ा सा दाढ़ी वाला बुजुर्ग, और वो याद था। और निबंध का बारे में कुछ याद नहीं था, सिर्फ इतना याद था कि अंग्रेज लाठियां मारते थे उनको और बर्फ के सिल्लियों पर गिराते थे। तो एक तो बात वो हो गई, तो वो दिमाग में बसा हुआ था।
83 का वर्ल्ड कप, आज भी वर्ल्ड कप चला है, तो 83 का वर्ल्ड कप, और हमारे घर में उद्यापन था जो दादी जी ने रखा हुआ था पूर्णिमा का। और मैं सुबह 4 बजे, घर में तो टीवी था नहीं, पड़ोस के किसी घर में टीवी देखने चला गया, मैच वहीं देखता रहा। तो पिताजी ढूंढ रहे हैं कि ये तो पानी भरने लगा था, हमारे बॉडी से पानी लाते थे दूर से, 100-200 मीटर दूर से, कि इसको तो पानी भरने लगाया था मेहमानों के लिए सवेरे। एक गागर तो यहीं किसी के घर के पिछवाड़े में रखी हुई है दिन चढ़ने पर। अच्छा। तो वो कहाँ गया? हाँ। तो पता चला कि वो मैं तो किसी के घर में हूँ। तो मेहमान घर में आए हुए थे, और बड़ा ही एक पक्ष है कि वो गागर तो बाद में देखी गई, पहले तो पिताजी ने कोड़ा लिया, मेरे कान पकड़ाए और ठीक ठाक पीटा। तो उस वक्त मेरे दिमाग में पहाड़ी गांधी आए कि अंग्रेज उनको कोड़े मारते थे, बर्फ की सिलियों पर गिराते थे, अगर मेरे को मार रहे हैं तो क्या, मेरे तो पिता मार रहे हैं, वो तो अंग्रेज। बात है, वाह। सो वहां से फिर 2000 मैं बीच बीच में जाता रहा। पहले बच्चों की कुटाई पिटाई तो जम के होती थी, और बच्चों को बुरा भी नहीं लगता था। मार खा के भी मिर्चों की धुनी भी दी गई। खैर उसके लिए तुम लल्लन टॉप पर भी ये स्टोरी कवर हुई। तो फिर मैं जब ये लगा तो दिमाग में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम बस गए, और वो चीज जो थी उसको लेकर के मैं उनके घर गया कि उस क्रांतिकारी, उस लेखक को देखा जाए जो पहाड़ी हिमाचली भाषा के ऊपर लिख के गए, लोगों को प्रेरक करके गए। लेकिन उनका नाम भी मतलब नाम बहुत है, नाम बहुत है, साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, क्रांति में बहुत बड़ा नाम है। इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान नहीं मिली, जो कि पहचान भी मिली थी। अच्छा। मेरा सिर्फ ध्येय था कि जो उनसे जुड़ी हुई धरोहरें हैं, उनका घर है, उसको देखा जाए कि वो किस घर से निकले, उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए। हाँ, नहीं, पहले तो सिर्फ घर को देखने के लिए कि वो किस घर से वो महान सपूत निकला। जब घर गया तो बहुत दुख हुआ कि भाषा संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश ने इनके घर को 2-3 बार कहा कि हम इसको एक्वायर करेंगे, ये हमारी संपत्ति हो सकती है। परिवार को कहा आप अपना मकान बना लीजिए। बाबा कांशीराम ने अपने जीते जी 40 कनाल जमीन और घर, मकान और सारा कुछ जो था वो गिरवी कर दिया था, क्योंकि वो तो जेलों में रहते थे और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए साहित्य रचते। पर भाषा संस्कृति विभाग कुछ कर नहीं रहा, परिवार वाले कुछ कर नहीं पा रहे, और घर के 2 कमरे और उसमें से भी सिर्फ 3 दीवारें बची थी, वो गिरने वाला था। मुझे लगा कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को अगर जिंदा रखना है, उनके योगदान को अगर जिंदा रखना है स्वतंत्रता आंदोलन के या फिर साहित्य के लिए, तो उनके घर का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए फिर 2 सरकारों के साथ जो है वो लड़ाई की मुहिम मैंने शुरू करी, पूरे प्रदेश के साहित्यकारों और समाज सेवियों को जोड़ा। हाँ, मीडिया ने बहुत साथ दिया, इकट्ठा किया, और वो जो एक आंदोलन चला उसका अगुआ बनने का सौभाग्य मिला। और फिर 7 वर्षों के बाद मुझे सफलता मिली, राष्ट्रीय जो एक धरोहर के लिए वो काम घोषित हुआ, और अब वो स्मारक बनने को तैयार है। 3,62,00,000 की हिमाचल सरकार ने राशि उसके लिए जारी करी, और 38 लाख के पहले जो है किस्त वो जारी भी हो गई है, और मकान रिपेयर एंड रिस्टोर हो भी रहा है। क्या बात है, ये तो हाँ जी, और एक चीज है, यही एक सच्ची श्रद्धांजलि शायद होनी चाहिए पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम के देश को आजादी और साहित्य के योगदान के लिए। तो एक छोटा सा प्रयास है, ये जो आपका छोटा सा प्रयास है, ये एक अमर प्रयास है उनके लिए, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में जो यातनाएं झेली, जो तपस्याएं करी, जो योगदान दिए, जो उन्होंने तपस्याएं करी हैं, और उनके बदले उनको कुछ और तो नहीं मिला, राज ठाठ नहीं मिले, दिल्ली की गद्दी नहीं मिली, दिल्ली सरकार नहीं मिली, ठीक है, तो स्वाद तो किसी और ने चखे हैं। हाँ। लेकिन जो यातनाएं झेली हैं, जिन्होंने झेली थी, उनको यथा योग्य आगे तक इतिहास याद रखे, ऐसा काम आपने किया है वीर जी, और ये कोई छोटा काम नहीं है, आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत कुछ आज अच्छा लग रहा है सुनने में, सीखने को भी मिल रहा है कि एक ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो अपने लिए नहीं, दिवंगत जो है उनके लिए आप कर रहे हैं, जो जा चुके हैं यहाँ से, उनको हमेशा के लिए अमर करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आज आपकी मुलाकात हो रही है रक्तवीर से, यानी वीर से। पूरा नाम तो वीरेंद्र वीर है, लेकिन रक्तवीर ही कहेंगे, जो इतने बार रक्तदान कर चुके हैं, सामाजिक सेवाएं दे रहे हैं। और आगे बढ़ाते हैं बातों का सिलसिला। वीर जी, आप जो गरीब बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको मंच देते हैं, उनकी किताबें प्रकाशित करवाने में सहायता करवाते हैं, और उनको लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा आपने एक बेटी है जो अपना हिमाचल से, काव्य वर्षा, जो कि दिव्यांग है, और उसको भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।
और उस पर भी हम बात करना चाहेंगे थोड़ी सी, क्योंकि बहुत कुछ है और समय कम है, तो उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। और एक बच्चा जो कि उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हाँ, उसको भी पहचान दिलाई खेलने के लिए, उसके लिए क्राउड फंडिंग करवाई, उसको पूरा सहयोग दिया आर्थिक, थोड़ा सा जरा सा हाँ, प्रकाश। बिल्कुल। देखिए, दो पक्ष हैं जिनको मैं जल्दी से समेटना चाहूंगा। एक तो साहित्य में 9वीं शताब्दी में महंत चरपट नाथ हुए, गोरखनाथ जी के शिष्य, 9वीं सदी में। 9वीं सदी में उन हिमाचल के ही लेके बात करूंगा, जो भी बात होगी हिमाचल को लेकर साहित्य में। तो उनके शिष्य चरपटनाथ जी, उनके साहित्य से लेकर के, मेरे मित्र हैं विनोद भावुक, उनकी प्रेरणा से जो है वो हिमाचल के 272 दिवंगत लेखकों के साहित्य पर, व्यक्तित्व कृतित्व पर शोध कार्य कर रहा है। क्या बात है, मतलब 9वीं सदी से लेकर अब तक के शोध कर रहे हैं उन साहित्य दिवंगत जो जा चुके हैं, उनको भी अमर करने के लिए। कोई साहित्य उनके बार मिलता है, कई बार लोक कथाओं में मिलता है, तो वो है। उसके ऊपर लगभग 10 से 15 पुस्तकें आने वाली हैं। पहली पुस्तक प्रकाशित होने वाली है दिव्य मोती देवधरा के, दिव्यांग बालिका जो है, वो भी उस पक्ष पर भी आ रहा हूँ। तो ये तो होगा साहित्य पक्ष। दिव्यांग बालिका है काव्य वर्षा, तो उसका भी मेरे मित्र के जरिए ही एक जिक्र हुआ था। उसने कहा कि भाई आप कुछ कर सकते हो तो करो। तो मेरे बहुत से मित्र हैं, जैसे डॉक्टर विजयपुरी हैं, रमेश मस्ताना जी हैं, और भी साहित्यिक मित्र। मैंने विजयपुरी जी से बात करी, कुछ सरकारी संस्थाओं से बात करी, उन्होंने बात नकार दी, क्योंकि वो लड़की स्कूल कभी जा ही नहीं पाई और उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनाएं बड़े उच्च स्तर की हैं। तो एक जो पुस्तक है वो उसकी हमने प्रकाशित करवाई, नील गगन को छूने दो। वो कविताएं लिखती है, वो कहानियां लिखती है, जिसके ऊपर, उसकी कहानियों पर 7 फिल्में भी बन चुकी हैं। 7 फिल्में। तो वो बिस्तर से उठ नहीं सकती, वो खाना पी नहीं खा सकती, उसके शरीर की एक अंगुली काम करती है, एक अंगुली। तो लिखते वक्त कैसा? पहले तो वो अपने भाई भाभी से लिखवाती थी, फिर 2G आया तो उसमें एक अंगुली से टाइप करती थी, उसी से उसने YouTube चैनल भी बनाया। फिर जब 3G 4G आ गए तो अब वॉइस टाइपिंग से वो कर लेती है। क्या बात है। स्कूल कभी नहीं जाता, सक्षम है, बोलने में सक्षम सुनना है, बोलना, कुर्सी पर बैठी रहती है उतना ही, या लिटा दिया किसी ने, खाना खुद नहीं खा पाती, ऐसी अवस्था हाँ, ऐसी अवस्था उसकी तो है। उसको भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? नहीं, अवार्ड तो नहीं मिला। उसकी पुस्तक जो नील गगन को छूने दो, जिसका शीर्षक उसी की कविताओं से लेकर डॉक्टर विजयपुरी जी ने किया, तो वो एक प्रयास था। बेस्ट सेलिंग बुक रही 2021 की। अब उसकी 7 जो है टेलीफिल्म भी आ चुके हैं, जिसको 2 राष्ट्रीय और एक फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। उसमें उन्होंने एक्ट किया है? नहीं, उनकी कहानियों पर फिल्में बनी, उनकी कहानियों पर, उनकी लिखी कहानियों पर, राष्ट्रीय स्तर का, उनकी लिखी कहानियों पर। उसके अतिरिक्त हरजीत कुमार जो कि, तो उसमें आपने क्या योगदान दिया था? उसकी पुस्तक, उनकी कविताओं को संकलित करके पुस्तकाकार देने में। क्या बात है। और वो विजयपुरी जी और मेरी ही वो रहा कि हम उसको वो ला पाए, और हमारे एक प्रकाशक हैं, उनका उसमें योगदान रहा। और एक बालक भी जो चाय बनाने वाला बच्चा कोई है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो दिहाड़ी मजदूर है, हरजीत कुमार, जिसको 2000 हमने 17-18 में फ्लोरिडा भेजा था, क्राउड फंडिंग करा के लगभग 2.5 लाख रुपया उस वक्त जमाने में इकट्ठा करवाया। एक समय तो ऐसा भी आया कि जब तय सीमा जाने वाली थी तो मैंने यहाँ तक निश्चित कर लिया था कि जो हमारी शादी में मेरे और वाइफ को जो गहने हैं वो हम गिरवी रख दें और उसको दे दें, क्योंकि बीड़ा उठा लिया था। तो वो बाद में देश के लिए, और मक्की की रोटी और अचार, आम का और गलगल का अचार लेकर के वो एयरपोर्ट तक पहुंचा था दिल्ली। अब देखिए कि क्या उसके हालात रहे होंगे। उन्हीं उसमें जो है वो फ्लोरिडा खेलने, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुनकर, इतनी मार्मिकता, संवेदना। देश के लिए रजत पदक अपने 55 किलो भार वर्ग में और एक कांस्य पदक जीत के लाया। एक लड़की और थी, शालू शर्मा, पेसा पालो की भारतीय कप्तान, बेल्जियम में उसने जो था वो देश के लिए कांस्य पदक जीता था अपनी टीम के सहायता से। तो ये 2 खिलाड़ियों को भी जो है वो हमें सौभाग्य मिला है। वीर जी, मैं तो कहती हूँ कि आपके बारे में ना बताने में, आपके साक्षात्कार को पूरा करने से पहले आपके परिचय में ही पूरा साक्षात्कार है। इतना कम समय है, बहुत कुछ छूट भी रहा है, बहुत कुछ जानना भी है, लेकिन आपकी पहाड़ी भाषा में भी कविताएं हैं, तो एक पहाड़ी कविता हो जाए। पहाड़ी कविता भी हो जाए। देखिए, कवि जो देखता है आसपास में वही लिखता है। जी। और पहाड़ी के संरक्षण, संवर्धन और हिमाचली पहाड़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची, उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं। वो बहुत लंबी लड़ाई है। पहले भी लोग कर चुके हैं जो हमारे वरिष्ठ हुए, मतलब हिमाचली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए। जैसे पंजाबी है, भारत की 22 भाषाएं हैं, तो हम इसमें के लिए भी प्रयासरत हैं। जी, हो जाएगा। जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर रक्तवीर है,
रक्त बहाने को भी, रक्त देने को भी ऐसा वीर है तो वहाँ कोई काम रह ही नहीं एक बड़ी सकता। व्यंग्यात्मक सी कविता है जी, स्वागत है जी। चाचा। हाँ अब शायद दर्शकों को लगता है कि समझ आएगी। जी। बस भेडां बकरियां ही चारदा चाचा, बस भेडां बकरियां ही चारदा चाचा, कहना शेखियां बड़ियां भगारदा चाचा, घरे बारे दी कदी से फिक्र नहीं करदा, अच्छा गल्लां करदा कुसी ते नहीं आरदा चाचा। अच्छा और न्याणियां दी फीसा दी तिसियो नहीं परवाह, हाँ। बच्चों की फीस की हाँ कोई परवाह नहीं। न्याणियां दी फीसा दी तिसियो नहीं परवाह, कहना फूकियां बुड़का मारदा चाचा, चाची मजदूरिया करी करने घर चला कर दी। ये दृश्य है कि चाची साड़ी मजदूरिया करी करे घर चला कर दी, कने से सप्पे साई फणे खिलारदा चाचा, शराबा पी पी के नाला गोरा पे रहंदा। आय हाय, नाली में पड़ा रहता नाली है। में पड़ा रहता, शराबा पी पी नाला गोरा पे रहंदा, सुपनिया दिखी दिखी उडारियां मारदा चाचा, और औना जाना छड़ीता तिनी नेड़ पड़े से, आस पड़ोस भी नहीं जाता। औना जाना छड़ीता तिनी नेड़ पड़े से, कने किला सुखियां तारियां मारदा चाचा, बथेरी कट्टी छड्डी थोड़ी जी रह गई। अच्छा। समझाते हैं हम लोग उसको कि बथेरी कट्टी छड्डी थोड़ी जी रह गई, फिर कहनी से अपनी जिंदड़ी संवारदा चाचा, मुफ्ते दा खाना जीना गिज्जिया से, मुफ्ते दा खाना जीना गिज्जिया से, मतलब खातर दा दुश्मनी भी बसारदा चाचा, और वीर तू अपने कम्मे कन्ने कम रखा कर। अच्छा, अपने काम से काम रखे। वीर तू अपने कम्मे ने कम रखा कर, नेक बंदे जो भी दुतकारदा चाचा, भेडां बकरियां ही चारदा चाचा, कने शेखियां बड़ियां पगारदा चाचा। हाँ, और ये हकीकत है, जो गांव में इस तरह के चाचे ताऊ रिश्तेदार होते हैं, आसपास में ही कहीं देखा है। वो जितने अनपढ़ होते हैं उतने ही पढ़े लिखे हैं। ये चाचा श्री पढ़े लिखे हैं नहीं, कई तो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, लेकिन पूरे कुनबे पर कमांड करते हैं, है ना। और खुद में कोई काबिलियत नहीं होती, लेकिन काबिल लोगों को कमांड में रखते हैं। तो ये ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, और यही तो है गांव की ताकत। और चलते चलते एक और छोटी सी रचना हो जाए। हाँ। आपके जो दिल के बेहद करीब है। बहुत है। हाँ। समय की कमी है जी। जैसे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी के घर धरोहर, वैसे ही हमारा पुश्तैनी घर, वो हमारे ही घर की ये कहानी है। शीर्षक है पुश्तैनी घर। जैसे कैसे गिरते पड़ते, जैसे कैसे गिरते पड़ते, लड़खड़ाते ही सही, मगर अभी तक भी अपना अस्तित्व बचाया हुआ है। मिट्टी के घारे और भतैड़ से बने सरफड़ से छाए हुए 150 साल पुराने हमारे पुश्तैनी घर। वो पुश्तैनी घर हमने देखा। एक और रचना के लिए विनती है। जी जी। हाँ। पहाड़ बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं पहाड़? या कोई गजल हो जाए। हाँ, एक गजल हो जाए। आप गजल भी कहते हैं। जी जी। गजल, हम आपके पुश्तैनी घर से वाकिफ के लिए हैं। डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी का जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि उन्हीं की उसमें सरपरस्ती में सीखने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हीं से है, पर अभी तक मतलब वो समय नहीं दे पा रहा हूँ इन सामाजिक कार्यक्रमों की वजह से। जी। और मैं तो कहती हूँ वीर जी, आपके जो उस्ताद हैं, जो आपको गजल सिखाते हैं, आपका जिनको सानिध्य प्यार मिल रहा है या उनको मिल रहा है, वो खुद गौरवान्वित होंगे आप जैसा हीरा पाकर। उनकी बातों का हल जरूरी है। अब हम गजल पर आ गए। गजल पर आ गए हैं। उनकी बातों का हल जरूरी है या कि फिर कौतूहल जरूरी है। पेट भरने को है नहीं रोटी, एक बच्चे की कहानी है कि पेट भरने को है नहीं रोटी, कहता है स्कूल फल जरूरी है। टिफिन में फल की भी एक फरमान हुआ था। हार के जीतना मुमकिन है, पर हार के जीतना है मुमकिन, पर जानना आत्म बल जरूरी है। क्या बात है। यदि सुरक्षित है आज कल से तो, प्रश्न है कि यदि सुरक्षित है आज कल से तो कल बचाने को कल जरूरी है। कल बचाने को कल जरूरी है। और फसल खुद कब उगी है खेतों में, फसल खुद कब उगी है खेतों में, बीज हाली तो हल जरूरी है। उनकी बातों का हल जरूरी है या कि फिर कौतूहल जरूरी है। वीरेंद्र जी जी, अब हम यही कहेंगे कि इस गजल को सुनने के बाद इतना तो तय हो गया है कि हमारे दर्शकों के दिलों में प्यार भरा कौतूहल आपने कर दिया है, उनके दिलों पे दस्तक दे दी है और बहुत कुछ उन्होंने आपके बारे में जाना। दोस्तों, आज बहुत कुछ और भी सुनने को मन कर रहा है और भी जानने को मन कर रहा है, लेकिन समय कम हो गया है। लेकिन हम जो है यही कहेंगे कि इतना खूबसूरत
जी, और इतना खूबसूरत पल हमारे साथ बीते वीरेंद्र जी के, बहुत कुछ हमें बताया और हमें प्रेरित किया, बहुत कुछ सामाजिक सेवाओं करने की, सेवाएं देने के लिए भी प्रेरित किया और सेवाएं दे भी रहे हैं। और इतने साझा अनुभव अपने हमसे साझा किए, अनुभव जो बहुत ही निजी थे वो भी, और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना कुछ हमारे दर्शकों को बताया, प्रेरणा दी। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने आमंत्रित किया, एक मंच दिया, और जस्ट टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई वीर जी से, यानी वीरेंद्र शर्मा वीर यानी रक्तवीर जी से, और जाना समझा और बहुत कुछ सीखा सुना। और मैं तो फिर आऊंगी लेकर एक और दस्तक, लेकिन जाते जाते यही कहूंगी, किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार दें, सुझाव दें, प्रतिक्रिया दें। और अब मुझे और वीर जी को यानी रक्तवीर जी को, हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम। प्रणाम।